सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। और आप लोग बहुत अच्छे से इस चैनल को देख रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम भी आपकी उतनी ही मदद कर पा रहे हैं जितनी आपकी ज़रूरत है। डेफिनेटली ये चैनल जो है, जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, केवल सीरियस स्टूडेंट के लिए है। ठीक है ना। यहाँ पे सीरियस अगर आप हो तो आपका बेनिफिट है। आप थोड़े कैजुअल हो या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो एकेडमिकली, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं आपके बेटरमेंट के लिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं। सिर्फ एकेडमी की ही बात नहीं कर रहे हैं, ये भी बात कर रहे हैं कि पेपर के समय पर आप क्या चीज़ फॉलो कर सकते हो। हड़बड़ी ना करिए, क्या क्या काम करिए, इस क्वेश्चन को और किस तरह से कम समय में भी किया जा सकता है। तो सारे अल्टरनेट की भी हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए आज हम लोग इस जो टॉपिक हम लोग ने चूज किया है, जो हम लोग को आज डिस्कस करना है, वो है रे ऑप्टिक्स। अब देखिए, रे ऑप्टिक्स जो है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो जनरली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें रे ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से आ गया है। कहीं ऐसा नहीं कि सबको आ भी जाता है, ऐसी बात नहीं कर रहे, लेकिन इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मैंने ज्यादातर यही देखा है कि जब स्टूडेंट इसके क्वेश्चंस को लगाते हैं, अगर वो थोड़े मॉडरेट लेवल पर हैं या बहुत ज्यादा इजी नहीं है, उनकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन ज्यादातर जो इजी क्वेश्चंस हैं या मॉडरेट लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। एक बार में आंसर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। साइन कन्वेंशन का लेंस है, मिरर है, उसमें साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। आपने एक प्लस का माइनस कर दिया या माइनस का प्लस कर दिया, आपका माइनस ही होने वाला है। ठीक है ना। इसलिए इसमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। दूसरा जो चैप्टर है हमारा रे ऑप्टिक्स ओवरऑल, वो काफी विड्थ है, उसकी ज्यादा विड्थ है। बहुत सारी चीजें, टेलीस्कोप भी है, माइक्रोस्कोप भी है, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला भी है, प्रिज्म भी है, बहुत सारी चीजें इसमें है। तो आपको इतनी सारी चीजें इस एक ही चैप्टर के अंदर पढ़नी पड़ती है, उन्हें याद रखना पड़ता है, और सबके साथ कुछ ना कुछ, मतलब अच्छाई और बुराई जो आप कह सकते हो, जैसे साइन कन्वेंशन है या कुछ ना कुछ उसमें चला ही करता है। तो आपको हमेशा फोकस्ड रहना पड़ता है। ये वैसे भी फोकस के बारे में बात करता है, तो आपको भी इस चैप्टर में फोकस होना पड़ेगा, तभी आपसे सिली मिस्टेक नहीं होगी। वरना ये चैप्टर है जिसमें सिली मिस्टेक की वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आपसे क्या है ना, उसमें सिली मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिए, हम लोग चलते हैं, करते हैं इसके क्वेश्चंस, देखते हैं आप लोग उसमें क्या क्या गलतियां कर सकते हो और कैसे हम आपको बताते हैं कि उनको रेक्टिफाई किया जाए। ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखते हैं इसका पहला सवाल। प्रिज्म का क्वेश्चन है ये, और इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। करते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इसमें मामला कई बार गड़बड़ हो जाता है। As shown in diagram, the when the incident ray is parallel to the base of the prism, तो ये जो इंसिडेंट रे है, इस बेस के पैरेलल है इंसिडेंट रे। अभी इसके अंदर एंटर नहीं करी। यहाँ पे चलिए हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा, ताकि आसानी रहे हमें समझने में। तो ये नॉर्मल एक यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, और एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें इनकी वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, तो वो यूज कर लेंगे। ठीक है। ये हम लोगों ने इतना काम कर लिया। पैरेलल टू द प्रिज्म, द इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द सेकंड। तो जो इमर्जेंट रे है, वो क्या कर रही है? ग्रेस कर रही है। देखिए, ये ग्रेस कर गई। यानी कि ये जो केस है, वो किसका केस है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, उसका केस है। तो बताइए, इस केस में इसको हम लोग R2 लिख सकते हैं, इसको R2 एंगल लिख लेते हैं हम लोग, और इसको R1 लिख लेते हैं, इस वाले एंगल। तो इस वाली सरफेस के लिए, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। तो इस पॉइंट पर, सेकंड वाली सरफेस पर, इसको हम 2 लिख लेते हैं और इसको 1 लिख लेते हैं। तो फॉर द सरफेस 2 हम क्या यूज करेंगे? स्नेल्स लॉ। फॉर द सरफेस 2 के लिए हम यूज करेंगे। तो बताइए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अंदर का दिया हुआ है। आप देखिए, √2 दिया हुआ है, इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें √2 दिया हुआ है। तो √2, वहां पे हमने कितना लिखा? साइन R2 लिखा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। बाहर कितना है? 1, और ये कितना हो गया? 90 डिग्री, क्योंकि ग्रेस कर गया। ये हम लोग नॉर्मली करते हैं। तो यहाँ से आप देखो, ये 1 हो गया है। साइन R2 की वैल्यू 1/√2 आ गई, और जो कि 45 डिग्री के बराबर है। तो विल गेट R2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो R2 की वैल्यू हमारे बच्चों कितनी आ गई? 45 आ गई। अब देखिए, हमें R1 निकालना है। तो R1 कैसे निकालेंगे? आप देखिए, ये रे तो पैरेलल है, ये रे अगर पैरेलल है तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया। तो सरफेस 1 के लिए अगर हम देखें, तो फॉर सरफेस 1 साइन 45 इक्वल टू √2 साइन R1। इस सरफेस के लिए ये R1 होता है। ठीक है ना।
तो यहाँ से आप देखें तो ये 1/√2, ये तो 1/2 इक्वल टू साइन R1 आ गया। तो ये R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। देखिए बच्चों हम लोग बस R1 की वैल्यू आ गई, R2 की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। हमें मालूम है कि जो R1 प्लस R2 होता है, ये जो एंगल होते हैं वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होते हैं। यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है A। तो बताइए अगर हमें A पता है, 45 पता है, तो थीटा पता है, तो इसका मतलब हो गया कि A प्लस 45 प्लस थीटा इक्वल टू 180, यही होना चाहिए। A कितना आ रहा है देखिए, R1 प्लस R2 यानी कि ये हो गया 75 प्लस 45 प्लस थीटा फिर इक्वल टू 180, ये होगा तीनों का सम हमेशा इतना ही हो जाता है। तो बताइए ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको आप, तो इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री देखिए ये इसका एंगल हो जाएगा। तो ये 45 हो गया, ये 60 हो गया और ये 75 हो गया। तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है ना। ये मिलके हमारे पास कितने हो गए थे, 120 120 और से 60। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास बच्चों, 60 आंसर इसका आ जाता है, आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये वाला क्वेश्चन देखिए करते, सीधे फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, आ जाता है। थिन प्रिज्म, तो एक प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है इस तरह से, ठीक है ना, और इसका एंगल जो है 5 डिग्री है, थिन है इसलिए 5 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म कम होना चाहिए, ठीक है ना। कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.9, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1 दिया हुआ है 1.72। एक दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, दूसरा प्रिज्म दिया है कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, यानी डिस्पर्जन हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी प्रिज्म से जो डेविएशन होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ-1 इंटू ए, ये उसका डेविएशन होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेविएशन। वो कह रहे हैं डेविएशन ना हो, यानी इसकी वजह से कुछ डेविएशन हुआ हो, दूसरे की वजह से उल्टा डेविएशन हो गया हो और दोनों मिलके जीरो हो जाए। इसका मतलब है यहाँ पर एक दूसरा प्रिज्म ऐसे लगा होगा, इसकी वजह से भी कुछ डेविएशन हुआ होगा, तो टोटल डेविएशन कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू जीरो। तो ये म्यू ए, पहले ए वाला दिया हमें, ए म्यू ए -1 टाइम्स ऑफ A1, ए लिख दीजिए यहाँ पर, दूसरे में हम म्यू बी -1 इंटू बी लिख लेते हैं। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया उसी का एंगल, तो पहले हमें दिया 5 डिग्री और ये 1.72, तो 1.72 -1 इंटू 5 डिग्री ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना, प्लस फिर कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.9, तो 1.9 -1 और ये बी आपसे पूछा जा रहा है, ये बी कितने डिग्री है ये पूछा जा रहा है, इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसने कुछ डेविएशन किया, इसने कुछ डेविएशन किया उल्टा, ये इन्वर्टेड प्रिज्म दूसरा लगा दिया, तो कुछ इसने झुकाया इसको, उसने दूसरी तरफ उसको अप कर दिया और टोटल मिला के 0 हो गया। बी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी -4 डिग्री, ये -4 डिग्री बता रहा है कि इन्वर्टेड है इसलिए, तो 4 डिग्री हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा। देख लीजिए सिंपल सा है, 1.72 में माइनस करेंगे तो ये 0.72 हो जाएगा, ये 0.9 रह जाएगा, सॉल्व हो जाएंगे आराम से, आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैसे कर रहे हैं उसको बताना। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और खुद से करने की कोशिश करिए। थोड़ा सा ये बड़ा है क्वेश्चन, हम लोग को धीरे धीरे करना पड़ेगा, लेकिन इजी है, अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो कर लेंगे। फिर भी मेंस के हिसाब से बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, साइन कन्वेंशन है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसी की बात हम कर रहे थे, इस तरह के क्वेश्चन की। A biconvex lens is formed by using the two thin plano-convex lens। तो देखिए दो अलग अलग लेंस है, इस हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका 1.2 है, इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 और इसका 12। तो बहुत ध्यान से हम लोग को करना पड़ता है, ये क्वेश्चन से ज्यादातर गड़बड़ी हो जाती है साइन कन्वेंशन के चक्कर में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियस आर मेंशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो पहले हम क्या करें, इसकी फोकल लेंथ निकाल लें, इस कंबाइन की फोकल लेंथ निकाल लें। तो देखा जाए दो लेंस, अगर हम इसको माने, एक लेंस ऐसे मान लेते हैं, ये लेंस है, ठीक है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इस वाले का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस निकाल लेते हैं f1। इसी तरह से हम दूसरे वाले की फोकस निकाल लेंगे f2 और फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, एक साथ रखते हैं तो 1/f1 प्लस 1/f2 कर देंगे, तो हमारे पास f इक्विवेलेंट आ जाएगा, f इक्विवेलेंट आ जाएगा f1 प्लस f2। इसका मतलब है इस पूरे लेंस को हमने एक सिंगल लेंस की तरह ट्रीट कर लिया, जिसकी फोकल लेंथ हमें मिल गई। फिर हमें u पता है, v हमें फाइंड करना और f पता है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हम यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या काम करना है, हमें f1 और f2 को निकालना है अलग अलग। तो पहले इस वाले केस के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, 1/f इक्वल टू μ-1 टाइम्स ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसी में ही होती है। हम तो ये कहेंगे एक बार आप बिना इसको आगे देखे इसको लिख के देखिए, ये क्वेश्चन आप सही लिख पा रहे हो कि नहीं लिख रहे हो।
अगर एक बार में सही लिख दी बिल्कुल सोच के समझ के तो सही है ना। और अगर आपने एक साइन भी इसमें छोटे से छोटा गड़बड़ कर दिया तो ऑब्वियसली फिर आपको ये चीज समझ में अभी इतनी नहीं आई है, इसमें आपको और क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग इस वाले का देखते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो 1.5 -1। अब आप देखिए ध्यान से, तो पहले जब इस साइड से जा रहे हैं तो हमें पहले ये रेडियस दिख रहा है, ये r1 है, दूसरा फ्लैट है, ये r2 है। तो ये अगर r1 रे इधर से आ रही है तो ये किधर की तरफ बनना है, जो इसका रेडियस है, जो सेंटर है सर्किल का वो पॉजिटिव साइड है, तो इसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये 1 अपॉन देखिए +15 लिखेंगे और ये -1 अपॉन इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वैल्यूज होगी। तो ये 1 अपॉन f ये आ गया 0.5 और ये आ गया डिवाइडेड बाय 15। इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट 1/30, ठीक है ना, 1/30। तो फोकल लेंथ यहाँ से हमारे पास पहले वाले की आ गई 30 सेंटीमीटर। तो पहले वाले की फोकल लेंथ तो हमने यहाँ से फाइंड कर ली। सेम इसी तरह से अप्रोच हम दूसरे के लिए भी यूज करेंगे, तो जरा देखते हैं क्या आती है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। सेकंड वाले के लिए भी हम लोग करते हैं सेकंड वाले के लिए भी हम लोग जरा इसको करते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड वाले के लिए अगर हम लोग इसमें करें तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए f2 की वैल्यू देखें तो 1 अपॉन f2 इक्वल टू म्यू -1। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया था हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 दिया हुआ है और r की वैल्यू उस साइड से दी है 12, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देख लेते हैं 1.2 -1 1 अपॉन, अब देखिए ऐसे दिया हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये वैल्यू r हमें 12 दिया हुआ, ये r 12 दिया हुआ, तो रे तो ऐसे आ रही थी, तो पहले उसे क्या मिला, इन्फिनिटी। और ये जो कर्व है वो किस डायरेक्शन में, कर्व इस डायरेक्शन में, ये इधर से मेजर करोगे तो कैसा आएगा, नेगेटिव, इधर मेजर करोगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव साइड है, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस फॉर्मूले का माइनस कितना है 12। याद रखिए बस, ये देखिए गड़बड़ हो जाता है, यहाँ माइनस का प्लस किया, माइनस ही होना है फिर आपका। तो इसलिए 1 अपॉन f2 इक्वल टू कितना हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 12, वही माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 12 आ गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से इस तरह से आ गई। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से आप हटा के नीचे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो ये 1/60 आ गया। तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 की वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें तो 1/30 प्लस 1/60 करेंगे, 60 आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो वैल्यू कितना आ गया 2 + 1, तो ये आ गया 1/20। तो जो f इक्वलेंट आ गया हमारे पास, जो f इक्वलेंट आ गया वो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास फोकल लेंथ आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गई, कंबाइंड फोकल लेंथ। इस पूरे लेंस को मिला के जो टोटल फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई हमारे पास, एफ इक्विवेलेंट कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो ये जो कंबाइंड था हमारे पास पूरा लेंस, उसको हमने पूरा क्या कर दिया, यहाँ पे मर्ज पूरा खत्म कर दिया और उसकी जगह एक इक्विवेलेंट निकाल दिया। हमने कहा कि भाई ये पूरा पूरा जो लेंस है इसकी जगह क्या होगा, इस तरह से ये यूज हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस तरह से। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे इसमें बच्चों, अब हमें मालूम है ये टोटल एक लेंस है, उसको अलग अलग पेज में लिख लेते हैं। एक ये लेंस हमारे पास, इसकी फोकल लेंथ कितनी है +20, ठीक है ना, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है कितने डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर पे। देखो यही तो कह रहे हैं यहाँ पर, ये 30 सेंटीमीटर पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हो, कितने पे 30 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, बस इसी को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो f की वैल्यू कितनी है +20, v हमें यहाँ से फाइंड करना है -1 अपॉन u -30, तो इसमें प्लस हो गया तो 1/20 माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिए, u इधर शिफ्ट करा आपने तो ये प्लस प्लस -1/30 इक्वल टू 1 अपॉन v। आपने एलसीएम ले लिया 60, तो ये ऊपर वैल्यू कितनी आ गई 3 - 2 तो 1 आ गया, तो v की वैल्यू आ गई 60, तो v हमें कितना मिल गया +60 और u की वैल्यू कितनी थी -30, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया -2। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u होता है, तो मैग्निफिकेशन हमारे पास यहाँ से आ गया विच इज -2। तो बस ये आंसर होगा, देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यही आंसर है हमारा यहाँ पे, अगर आप देखें इसको तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो 2 इसका -2 इसका जो है आंसर है वो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इजी है, थोड़ा सा इधर उधर करके दिया गया और कुछ नहीं, बेसिक चीज आपको लेकिन पता होना चाहिए, फंडामेंटल। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी आया हुआ है ना, एक मिलता जुलता उसी तरह से। कंसिडर द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ मीडियम 1 टू मीडियम
बी सेपरेटेड बाय द प्लेन इंटरफेस। ठीक है ना, एक इंटरफेस है मीडियम ए से मीडियम बी में लाइट जा रही है, ए मीडियम लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, एक प्लेन सरफेस। द लाइट इफ द लाइट अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यूरिंग द ट्रेवल फ्रॉम मीडियम ए टू बी, जब ए से बी में जा रही थी तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, यानी कि इसका मतलब है ये इधर गई होगी और फिर ये ग्रेस कर रही होगी किसी पर्टिकुलर एंगल पे, और ये एंगल हमने लिख दिया थीटा सी। फिर ठीक है ना, अब देखते हैं और आगे। इसकी कंडीशन हमें मालूम होती है कि जो जो क्रिटिकल एंगल तो वो ठीक है, लेकिन जो रे हमेशा किधर से किधर जानी चाहिए, हमेशा जो है ये डेंसर से रेयर जानी चाहिए। तो ये जो ए है ये हमारा एक्चुअली में डेंसर आना चाहिए, डेंसर मीडियम होना चाहिए, और ये वाला हमारा हमेशा रेयर मीडियम होना चाहिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज होगा नहीं। और ये होगा भी इसमें क्योंकि इन्होंने मेंशन किया। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी गिवन है आपको, लाइट की जो स्पीड है ए और बी में इतनी मीडियम है। तो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स na लिखें और ये नीचे nb लिखें, तो ये वैल्यू हो जाएगी vb अपॉन va। पता है ये दो लिखेंगे, c तो दोनों के लिए सेम है। ये n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ से रिलेशन लिख सकते हैं। vb की वैल्यू कितनी की मैंने देख लीजिए, वो बाद में लिखिए 2.7 डिवाइडेड बाय 2.4, दोनों में 10 की पावर 8 था, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये 9 आ गया और ये 8 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू, तो Na बाय Nb की वैल्यू हमारे पास 9/8 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Nb है। यहाँ से आप लगाएंगे तो ये लिखेंगे आप Na sin थीटा सी इक्वल टू, उस साइड लिखेंगे तो Nb sin 90 क्रिटिकल एंगल। स्नेल्स लॉ लगा दिया हम लोगों ने, क्या यूज करा, स्नेल्स लॉ। बताइए यहाँ पे साइन थीटा सी की वैल्यू, साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई, एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए आ गई। ये पूछा है थीटा सी, तो एन बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8/9। तो एक्चुअली में क्रिटिकल एंगल तो हमारे पास साइन थीटा सी की वैल्यू 8/9 आ गई। अब देख लीजिए जरा यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, तो यहाँ 8/9 कॉस में दिया, साइन में 9/8 दिया, तो ये तो हो भी नहीं सकता। ये दिया, अब आपको चेंज करना पड़ेगा कि ये 10 या कॉट में तो नहीं है, तो इसको हम लोग कॉट में 10 में बदल लेते हैं। तो आप बताइए अगर इसको हम लोग बदल लें तो थीटा सी अगर हमें दिया है कितना, 8/9, तो इसको अगर आप 10 में बदलेंगे तो कैसा होगा, ये वैल्यू हमारे पास 8 है, ये वैल्यू 9, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट √17, ये एंगल थीटा सी। तो tan थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8/√17, तो 8/√17 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन एक्चुअली में करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन देखिए करेक्ट है। अब देखिए इन्होंने ऑप्शन 9/8, तो 9/8 तो 1 से ज्यादा ही नहीं हो सकता, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, शायद उन्होंने कुछ गलत निकाल लिया और 8/9 देख के कॉस भी टिक कर सकते हैं। जैसे घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट जाके भी वो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं कि यार ये रहा वहां मैच नहीं कर रहा है, उसको उन्होंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है, तो ध्यान से काम करना है। चलिए, हेलो, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी इजी सही है, बस आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी इमेज कहाँ पे बनती है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको चीजें बिल्कुल बिल्कुल फिंगर टिप पे होनी चाहिए, जो हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं जैसे बनाते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज इज 40। रियल इमेज बन रही है, मिरर है, तो बताइए मिरर के केस में, किस मिरर के केस में रियल इमेज भी बनती है और मैग्नीफाइड भी बनती है, वो है कॉनकेव मिरर के केस में। केवल कॉनकेव मिरर के केस में बनती है। कॉनकेव मिरर अगर है तो इस केस में फोकस के अगर आप आगे रखते हो तो मैग्नीफाइड इमेज जरूर बनती है, लेकिन वो वर्चुअल बनती है। यहाँ पर मान लीजिए C है, यहाँ पर F है, तो अगर आप C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो, C और F के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बनती है, मैग्नीफाइड इमेज रियल इमेज बनती है, रियल इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो वो यही कह रहा है कि जो रियल इमेज है ये 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है ना, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जितना डिस्टेंस है उस हिसाब से रखा हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40। तो ये डिस्टेंस इन्होंने देखिए 40 दे रखा है, ये वाला। अब क्योंकि इसकी हाइट h है तो इसकी हाइट 3h है, तो हमें ये मालूम है कि मैग्निफिकेशन v/u इक्वल टू h/h1/h2, ऐसे तो लिखते हैं हम लोग, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन होती है। तो बताना अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का x मान लेते हैं हम लोग, x लिख लेते हैं, तो बताइए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। बिल्कुल देखिए ध्यान से समझिए, लॉजिक के साथ हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सॉल्व कर लेंगे। 100% एक्यूरेसी है जैसे बता रहे हैं, ठीक है ना।
और एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी है यहाँ पर, ठीक है ना। x आपने ये मान लिया, ये डिस्टेंस x है। अगर ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे रखा है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है 3 टाइम्स, तो जो डिस्टेंस है इमेज का वो 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, यही तो होगा यहाँ पर। तो हमें ये x पता है, ये 3x पता है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस कितना आ गया 40। तो 40 जो है वो एक्चुअली में 2x के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो अब हमें मालूम है कि u की वैल्यू कितनी है, -20 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी है, -60 सेंटीमीटर। रियल इमेज है ना, ये सब तो आइडिया ही है, फोकल लेंथ निकालना है। तो 1/f इक्वल टू 1/v, कौन सा मिरर है, तो +1/u। सॉल्व कर लें तो 1/v की वैल्यू -60, ये -20, इनको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 60, एलसीएम ले लिया तो ये -1, और ये वैल्यू आ गई -3, तो ये वैल्यू आ गई -4/60। तो f की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, इसको डिवाइड करेंगे तो ये -15 आ गई, ठीक है। 15 आ गई, तो -15। तो ये सेकंड ऑप्शन देखिए बच्चों, ये हमारा करेक्ट हो जाता है इससे। तो f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से ये वाला सवाल भी हम लोग कर लेते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये जनरली हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं या थोड़ा लॉजिक भी लगाएं तो भी इसी का हम लोग यूज करते हैं। कह रहे हैं इन पैरेलक्स मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। पैरेलक्स मेथड यानी हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तब पैरेलक्स मेथड का यूज करते हैं वहां पे, ठीक है ना। लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा होना चाहिए। तो अभी हमने आपको जो बताया उसी से रिलेटेड है। बताइए, ये एक मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर है। ऑब्जेक्ट आपने कहीं पे भी रखा, ये हमारे पास फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे फोकस के अगर आपने आगे ऑब्जेक्ट को रख दिया तो हमें इमेज बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो हमेशा चाहिए कि हमें इमेज कहाँ पे बनी, इमेज कैसी बननी चाहिए, रियल इमेज चाहिए। पैरेलक्स रिमूव करना है तो दूसरी पिन जो होती है उसी पे बनता है और रियल इमेज बनती है, तभी हम उसे उस जगह पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इमेज कैसी होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, इमेज रियल होनी चाहिए, रियल इमेज होनी चाहिए। और रियल इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस के पहले बनती है बस। यहाँ पे कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट रख दोगे, इधर कहीं पर भी, हमेशा जो है ये कैसी इमेज बनाएगी, रियल इमेज बनाएगी। केवल फोकस के आगे, फोकस पे इंफिनिटी पे बनती है, फोकस के आगे हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। तो लास्ट ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, एट एनी पॉइंट बियॉन्ड द फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है ना। फोकस ऑफ द मिरर के पीछे कहीं पर भी रख दीजिए, सब जगह बन जाएगी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बिल्कुल इजी सा, जो हमने आपको भी बताया अभी एक क्वेश्चन किया था उससे भी। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट व्हाइल इट इज पासिंग थ्रू द वाटर इज 550। तो वेवलेंथ दी हुई यहाँ इसकी λ1, ठीक है ना। कोई एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ दी है, उससे पास कर रहा है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। द वेवलेंथ ऑफ द सेम लाइट, इसी से लाइट की वेवलेंथ, यानी यही लाइट है हमारे पास, लेकिन अब किससे पास कर रही है, 3/2 से पास कर रही है। तो कोई भी लाइट जब किसी दूसरे मीडियम से पास करती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, और जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो c/v हम लोग लेते हैं। v उस मीडियम में स्पीड है, c उसकी वैक्यूम में स्पीड है, और n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और हमें ये मालूम है कि v की वैल्यू f लैम्डा के बराबर होती है। तो इसका मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगी, तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, यही तो लिख सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ से n जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/v है, और v जो है वो प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो इसका मतलब है n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ऐसे सीधे लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n1/n2 इक्वल टू λ2/λ1। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ गया, और कुछ करने का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो n1 हमें देखिए कितना दिया हुआ है, 4/3। तो पहले हम वाटर के लिए लिख रहे हैं तो 4/3 लिख दीजिए। दूसरा हमने किसके लिए लिखना है तो 3/2 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये आपने n1 लिखा है ऊपर 4/3 जो कि वाटर के लिए लिखा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको, सॉरी, इसका वेवलेंथ यहाँ पे लिखना होगा, तो ये 540, और यहाँ पे लिख दिया आपने जो वेवलेंथ हमें निकालनी थी λ2। सॉल्व कर लेंगे आप इसको, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा 8, तो ये वैल्यू आ गई 8/9 इक्वल टू λ2/5। इसको डिवाइड किया तो 60 आ गया, तो इस λ2 की वैल्यू 480 आ गई। तो 480 आंसर हमारे पास आ गया। तो सेकंड ऑप्शन देखिए इसका, ये करेक्ट हो गया। तो आसान सा सवाल था ये भी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। सो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल, थोड़ा ध्यान से साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है हम लोग को, और फिर इसको करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5
एंड दैट ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। तो दो, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग गिवन है, आर सेम, दोनों का जो मैग्नीट्यूड ऑफ पावर है वो सेम है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एग्जैक्टली मैचेस विद द कर्वेचर ऑफ बैक सरफेस ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस। तो ये लाइन बड़ा हमें ध्यान से समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो समझ में नहीं आ रही है बच्चों को। तो देखिए क्या करेंगे, एक बाइकॉन्वेक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। ये बाइकॉन्वेक्स यानी दो सरफेस है, प्लेनो कॉन्वेक्स बना लेते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा। अब मान लीजिए बैक सरफेस कौन सी, लाइट इधर से आ रही होगी, तो ये सरफेस मान लेते हैं आर, तो यही बैक सरफेस है। इधर से अगर लाइट आ रही है, लाइट अगर इस साइड से आ रही है, तो ये आर बैक सरफेस हो गया और ये भी आर बैक सरफेस हो गया। यही लिखा है द कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये कर्वेचर तो यही, प्लेनो कॉन्वेक्स में तो एक प्लेन ही होगा। एग्जैक्टली मैचेस विद द कर्वेचर ऑफ बैक सरफेस, इसमें दोनों है, आगे और पीछे दोनों की साइड है। तो ये R1 ले लीजिए, R1 जो है ये फ्रंट हो गया और ये क्या हो गया, बैक हो गया, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। वो कह रहे हैं कि दोनों की पावर सेम है, तो आपको R1/R का रेशियो बताना है। तो बस फॉर्मूला लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1/f, इसके लिए हम लोग लिखें तो दैट इज इक्वल टू 1.5 - 1, इसके लिए लिखेंगे तो 1/R1 प्लस हो जाएगा। और ये देखिए इस साइड है आर न्यूमेरिकल की तरह यूज कर रहे हैं, तो माइनस फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ आर, तो माइनस टाइम्स ऑफ आर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1/R1 माइनस 1/R। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये हमने आर लिख दिया, याद रखिए। अब हम वैल्यू के साथ रख रहे हैं, ये अगर आर कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो माइनस के साथ रखेंगे, क्योंकि इसका जो कर्व का सेंस है वो नेगेटिव साइड है। इस साइड आ जाते हैं, तो वैल्यू फिलहाल कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 0.5 1/R1 प्लस 1/R। याद रखिए R1 लिखा है, तो इक्वेशन नंबर 1। प्लेन के लिए आ जाते हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे 1/R 1.7 माइनस 1 1/इंफिनिटी माइनस, और फिर ये 1 माइनस आर लिखेंगे, भाई इसके लिए भी ये माइनस ही है। तो 1/f की वैल्यू 0.7 और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 1/r। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.7r और ये वैल्यू क्या है। ये कह रहे हैं कि ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, सेम है, ये पावर सेम है, पावर सेम यानी 1/f भी सेम हो गया। बस इक्वेट कर दीजिए, सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, और कुछ नहीं करना है। सॉल्व करना है हम लोग को, इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 0.7 डिवाइडेड बाय आर, और इसको भी जरा ओपन कर लें हम लोग, तो 0.5 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय R, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये 0.2 डिवाइडेड बाय R इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय R1। आपसे पूछा गया आपसे रेशियो क्या पूछा गया, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फ्रंट, फ्रंट ये है, आपसे R1/R का रेशियो पूछा है। याद रखिए, देखिए दोनों दिए हैं, 5/12 भी दिया है तो 12/5 भी दिया है। तो भैया यहाँ लास्ट में भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा पहले लिखा है। तो R1/R पूछा है आपसे, तो R1 इधर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा। तो R1/R विल बी इक्वल टू 5/2। 5/2 हमारा आंसर आएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन हमें मेंशन है। तो इस तरह से ये वाला सवाल भी हम लोग कर लेंगे आराम से। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइन कन्वेंशन वगैरह ध्यान रखना है, अदरवाइज ये गड़बड़ हो जाता है ज़्यादातर। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं ये वाला सवाल। A collimated beam of light of diameter 2 mm is propagating along the x-axis. The beam is required to expand in a collimated beam of diameter 14 mm using the system of two convex। देखिए इसमें होता क्या, करते क्या हम लोग, दो लेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई पैरेलल बीम आ रही है, ऐसे बीम आ रही है, ये लेंस लगा दिया और ये पैरेलल बीम आ रही है, ठीक है, इस तरह से। इसका अपना कुछ डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है, डी है। ये कितना डायमीटर है इसका, डी। ये डी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, डी डायमीटर है इसका। अब क्या होगी, ये पैरेलल है, तो पैरेलल होने के बाद ये कन्वर्ज करेगी, यहाँ पे मिल गई, तो ये इसका फोकस होगा। फिर इसके बाद ये आगे की तरफ मूव करेगी, इस तरह से चली जाएगी। फिर यहाँ पर हम एक और लेंस यूज कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से एक लेंस हमने क्या करा और यूज कर लिया। ये लेंस यहाँ से आएगा और फिर इसके बाद ये रे इसके पैरेलल हो जाए। तो ये जो कम डायमीटर की थी, इसका डायमीटर कितना हो गया, बढ़ गया। नाउ दिस इज डायमीटर D2, ये डायमीटर इसका D2 हो गया। यहाँ डायमीटर मान लेते हैं D1 है, क्योंकि ये भी पैरेलल में है, तो इसका फोकस हो गया F2, ये 2 वाला लेंस है, और इसका फोकस कितना हो गया F1। तो देखा जाए ट्राइंगल ही तो बन रहा है, ये ट्राइंगल, इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है F1, और ये डिस्टेंस कितना है D1।
तो आप बताइए हमसे D1/F1 सिमिलर ट्राइंगल है ये और ये इक्वल टू D2/F2, बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है हमें। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, बीम ऑफ डायमीटर 2, ये 2 मिलीमीटर का डायमीटर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, और दूसरा डायमीटर हमें कितना दिया है, तो फर्स्ट लेंस 40, तो फर्स्ट लेंस का जो है ये 40 कर दीजिए, दूसरा हमारे डायमीटर कितना है 14 डिवाइडेड बाय F2 कर दीजिए, तो यहाँ से हमें F2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपने सॉल्व किया तो 20 आ गया, तो F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 280 मिलीमीटर, तो 280 मिलीमीटर का हमारे पास ये होना चाहिए। तो 280 मिलीमीटर जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 2 मिलीमीटर से 14 मिलीमीटर किया तो डायमीटर जो है वो 280 मिलीमीटर का होगा। तो इस तरह से रे जो है जाके इसका जो बीम है वो उसकी जो डायमीटर है वो इंक्रीज आएगी। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग यहाँ से। अब ये कह रहे हैं अ माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव हैविंग अ फोकल लेंथ f0 fe, द ट्यूब लेंथ, आपसे देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए एक क्वेश्चन इसका और भी आया हुआ है सेम इसी तरह से जो, तो यहाँ से देखिए मैग्निफिकेशन कितना होता है L/F0 नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए कह रहे हैं, और D/Fe, बस यही फॉर्मूला यूज करना है। L हमें कितना गिवन है 32 डिवाइडेड बाय F0 2, ये कितना है 4, और ये कितना दिया हुआ है 25। सॉल्व कर लें इसको हम लोग, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 और ये कितना हो गया 8 हो गया ये, और 8 से आपने सॉल्व किया तो 4, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो ये आंसर हमारे पास 100 आ गया। तो इसका मैग्निफिकेशन तो 100 आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद रखना है, सेम यही फॉर्मूला एक जगह और भी यूज हम लोग कर। सो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। द एग्जिट सरफेस ऑफ द प्रिज्म विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज कोटेड विद द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/2। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन आप पहले लेके पूरा पढ़िए, उसके बाद देखिए। एक हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है ना, और इसको हमने कोट कर दिया गया, कोटिंग कर दी गई है इसके बाहर जहां से निकल रहे हैं, मान लीजिए यहां से हमने इसकी कोटिंग कर दी है, इसमें यहां पर एक लेयर कोट कर दी है इधर की तरफ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना n/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और बाहर वाले कोट का n/2 है। व्हेन द प्रिज्म इज सेट इन द मिनिमम डेविएशन, यानी प्रिज्म अगर कोट नहीं करा था तो ये मिनिमम डेविएशन का केस था, ठीक है ना। और ये यहाँ पर बाद में क्या कह रहे हैं, मिनिमम डेविएशन का भी केस है और कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल भी है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि ये मिनिमम डेविएशन का केस भी, और जब रे इसके पैरेलल होती है, मिनिमम के केस में जो रे है वो बेस के पैरेलल होती है, तो जो रे बेस के पैरेलल है यानी यहाँ से जो रे जा रही है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी शो कर रही है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी शो कर रही है, यानी वो रे ऐसे ग्रेस कर जाएगी, ये कहने का मतलब है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, ये एंगल बता दीजिए। तो बताइए अगर समझ में आ गई क्वेश्चन, तो जब ये राइट जो रे है हमारे पास ये पैरेलल टू द प्रिज्म है, बेस ऑफ द प्रिज्म है, तो ये मिनिमम कंडीशन हो जाती है। मिनिमम कंडीशन के केस में हमें मालूम है कि R1 प्लस R2, यानी R1 की वैल्यू ये हम लोग लिखते हैं यहाँ से R1, है ना, और ये थ्योरी में आपने पढ़ते हैं, और ये R2 लिख लेते हैं, तो हमें मालूम है R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर होती है, तो हमें एक्चुअली में R1 और R2 निकालना है। और ये भी मालूम है कि मिनिमम के केस में R1 और R2 की वैल्यू भी इक्वल होती है, ये भी सही है। तो अब हमें क्या करना है, बस इस पॉइंट पर फॉर्मूला लगा देना है। तो जो प्रिज्म हमारे पास ऐसा बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, बाहर वाले का n/2, और रे जो है वो ऐसे आ रही थी, और यहां से ये करके इधर की तरफ घूम गई, ये वैल्यू है r। तो बताइए इस पॉइंट पर अगर स्नेल्स लॉ लगा दें तो ये n sin r इक्वल टू n/2 sin 90, ये तो लगाएंगे स्नेल्स लॉ, इस सर ये 90 है, ये ग्रेस कर गया तो n/2, तो n से n कैंसिल हो गया, तो ये r की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। r अगर 30 आ गया, R1 लिख लीजिए चाहे R2 लिख लीजिए, क्योंकि ये R1 लिखा है तो ये भी R1 हो गया, R1 हो गया, और R1 R2 की वैल्यू बराबर है, तो R1 प्लस R2 कितना हो गया 60 हो गया, तो 60 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन हमारा जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल, अगला सवाल, द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर इज इमर्ज्ड इन वाटर, द डिफरेंस इन फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस व्हेन इट इज इन वाटर, वो दिया आपको सारी चीजें। तो कह रहे हैं कि एक लेंस है हमारे पास, तो जो इसके फिजिकल पैरामीटर, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं पहले, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप बताइए ये वाले जो पैरामीटर्स हैं, ये वाले ये तो कांस्टेंट रहेंगे फिजिक, केवल आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करना है। एक बार ये कहाँ पे था
कॉन्वेक्स लेंस का यानी एयर के रिस्पेक्ट में, दूसरा इसको हमने डिप कर दिया वाटर के अंदर, है ना। तो ये रिलेटिव होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और ये लेंस -1, ऐसे हम लोग इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए पहले क्या कह रहे हैं, ये वैल्यू कितनी है 1/f, ये कितनी है 1.5 -1, और ये वाला पैरामीटर तो सब में कांस्टेंट है, तो बार बार लिखने के बजाय हम इसको क्या लिख दें, कुछ x लिख देते हैं। यहाँ पर हमने इसको x लिख दिया, इस पूरे टर्म को हमने x लिख दिया, इतना सारा लिखने के बजाय x लिख दें, ये हर बार दूसरे में भी आएगा। फिर दूसरा देख लेते हैं कितना f/डैश, ये कितना हो जाएगा 1.5 यानी कि 3/2, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 -1, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई फिर से x 1/r1 -1/r2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/f डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1/8, सॉल्व करेंगे x आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x/2 आ गया। तो जो f की वैल्यू आ गई हमारे पास वो 2/x आ गई, यहाँ से देखिए 1/f, ये x, ये 0.5, तो x/2 लिखा, f की वैल्यू 2/x आ गई। f डैश की वैल्यू अगर आप देखें तो ये 8/x आ गई, f डैश की वैल्यू 8/x आ गई। माइनस कर दीजिए तो f डैश माइनस f कितना हो जाएगा 8/x, और ये 2/x तो 6/x आ गया। ये वैल्यू हमारे पास डिफरेंस के फॉर्म में आ गई। और x हमें कितना दिया है, देखिए x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये दिया ना x, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2/f, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय f, तो ये f ऊपर चला गया, तो ये आ गया 3, तो ये कितना आ गया 3f। तो ये पूछ रहे हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर है, डिफरेंस जो था वो अल्फा f के बराबर है, तो अल्फा यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू एक्चुअली में यहाँ पर कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। तो इस तरह से ये वाला सवाल जो है हो जाता है। चलिए इजी सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इस तरह से पैरामीटर्स लिख के कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका करते हैं। सो देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल, इस तरह का एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था, हम लोग ऑलरेडी उस क्वेश्चन को कर चुके हैं, और ये भी उसी तरह से ही क्वेश्चन है, तो आराम से आप कर सकते हो। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप एक बार वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बेटर है कि आप एक बार कर लीजिए। आपसे अगर हो जाता है इसका मतलब है कि आपको क्लियरिटी आ गई है, फिर आप देखिए सॉल्यूशन, और हम कर भी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, refractive index √2, a ray of light is incident on one surface at certain angle I. If the emergent ray is found to be grays along the other surface, then the angle of refraction, ये आपसे इस तरह से इन्होंने पूछा है कुछ, तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है ना। एक ट्राइंगल बना ले, तो एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे देखिए बच्चों बना लिया, और इसमें जो है वो रे एक इंसिडेंट हो रही है यहाँ से किसी तरह से, ठीक है ना। फिर कुछ नॉर्मल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मल अगर हमें ड्रॉ करना है तो एक नॉर्मल हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और एक नॉर्मल के यहाँ पे ड्रॉ कर लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। फिर बना लेते हैं, फिर ये जो रे है वो कुछ इस तरह से मान लीजिए जाती है, और फिर ग्रेस कर जाती है। ग्रेस का मतलब है कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन के बारे में यहाँ पर आपसे बात करी जा रही है। तो इस केस में अगर आप देखें तो ये एंगल हम लोग के पास कितना होता था, दिस एंगल इज r, दिस एंगल इज r1, या हम इसको फिलहाल r2 लिख लेते हैं, और इसको हम r1 लिख लेते हैं, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है r1। अब ये ग्रेस कर गया, यानी कि ये एंगल, ये जो हमारे पास r2 एंगल है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देखिए इसका गिवन है √2, और बाहर वाले का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। इस पॉइंट पर कौन से दूसरी वाली सरफेस पे जहां पे इमर्जेंट है, इस पॉइंट पर हम लोग फाइंड कर लेंगे। और हमें देखिए कौन सा ट्राइंगल दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब है कि जो ए एंगल है, जो ट्राइंगल है हमारे पास, उनकी तीनों के जो एंगल है वो कितने हैं 60 डिग्री। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 60। R1 आपसे पूछा गया है, R2 की वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे, तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ हम यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं हम लोग, कहां पर, सेकंड सरफेस पे यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या था, μ1 साइन R1 इक्वल टू μ2 साइन R2, यही फॉर्मूला था। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी जोन में हमारा R भी होना चाहिए, बस इतना याद रखना है, सिंपल सा। तो बताइए ये वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ का कितना है √2, पुट द √2 हियर, दिस एंगल इज साइन R2 लिख दीजिए, इक्वल टू उधर कितना है 1, और ये कितना हो गया साइन 90, साइन 91। तो ये आपके पास साइन R2 की वैल्यू 1/√2 आ गई। इट मींस R2 इज 45 डिग्री। R2 हमारे पास 45 आ गया, तो R1 कितना आ गया, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस
45 यू विल गेट 15, कितना आ गया 15 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। तो विल गेट द 15 डिग्री। तो सेकंड ऑप्शन जो है बच्चों ये हमारा करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये वाला सवाल हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, आपको याद हो गया होगा, जिसमें एक n था, एक n/2 था, और इस तरह से हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। चलो तो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल। आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग in a air refractive index 1 is incident on a convex spherical glass surface of radius of curvature 50 centimeter. The refractive index 1.5. The ray converges to a point at a distance x from the center of curvature. Center of curvature से वो x distance पर है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि पहले हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए ये कॉन्वेक्स सरफेस तो ऐसी हो गई है ना, इस तरह से हम बना लेते हैं। ये पूरा जो हिस्सा है ये हम लोग जनरली आप देखते हो, इस पूरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। और यहाँ से रे जो आ रही है, जो बीम हमारे पास आ रही है, वो कैसी है, पैरेलल बीम है। कुछ मान लेते हैं ऐसे पैरेलल बीम आ रही है ऐसे, है ना, यही कह रहे हैं यहाँ पे। तो आप फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। अ पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट्स आर ट्रेवलिंग इन एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, बाहर एयर है, इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो जो लाइट आ रही है उससे इस साइड से बल्जिंग दिखेगा, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस उसके लिए हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है, जो कर्व है, इसका जो रेडियस है वो कितना है 50 सेंटीमीटर। तो देखा जाए ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका ये बाउंड्री है, इधर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बाहर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें मालूम है कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। बस इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है। आपके पास ये पता लग जाएगा कि ये जो रे है ये इसके बाद क्या होगी, बेंड हो जाएगी। बेंड होने के बाद ये किसी जगह पर मिल जाएगी। यहाँ पे मान लेते हैं ये बेंड होके कहीं कन्वर्ज होके यहाँ पर कहीं मिल गई है, तो हमें एक्चुअली में ये आ जाएगा। अभी हम जो फाइंड करेंगे वो v फाइंड करेंगे, वो ये आएगा, ठीक है ना। और r इसका कहीं यहाँ पर हो सकता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है, फिर देखते हैं आगे, है ना। तो जरा पहले हम लोग यहाँ से v फाइंड कर लेते हैं। तो μ2 की वैल्यू कितनी है 1.5 डिवाइडेड बाय v माइनस ये कितना है 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, फिर जैसा ऊपर लिखा था 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। अब बताइए साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस साइड पॉजिटिव है ना, r जो लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, ये ओरिजिन है, पीछे की तरफ नेगेटिव, आगे की तरफ पॉजिटिव। तो रेडियस इसका इस साइड लाई करेगा। यहां से मेजर कर रहे हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला इसके बाउंड्री से यहां से मेजर करने के लिए बना हुआ है, तो इस साइड से मेजर कर रहे हैं। तो r बताइए यहाँ कितना लिखेंगे +50 लिखेंगे। देखिए ध्यान रखिए साइन कन्वेंशन ही गड़बड़ करता है हमेशा, ज्यादातर केसेस में उसमें कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। तो अब देखिए 1/∞ तो फिलहाल 0 हो गया, तो ये आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय v, ये कितना आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है ना। तो यहां से आपने इसको सॉल्व किया तो 0.3, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई। तो 150 सेंटीमीटर पे ये मर्ज हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो अब अगर हम आपसे कहें यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस है अगर आप देखें तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 150 विच इज 150, और रेडियस कितना है 50, यानी कि ये रेडियस है, देखा जाए तो ये रेडियस है, ये पॉइंट कितना है r, ये रेडियस है बस यहां तक का। आपसे पूछ रहे हैं कि रेडियस से कितना डिस्टेंस है, तो रेडियस अगर यहां से लेके यहां तक का 50 केवल दिया है, 50 दिया है, ये टोटल 150 दिया हुआ है, तो आपको इतना हिस्सा तो बस बताना है बच्चों, बताइए तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 100। तो ये लाइट जो है पैरेलल रे जो है कन्वर्ज होके 150 सेंटीमीटर पे मिलेगी, और ये जो रेडियस है वो केवल 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस से कितना आगे मिल रही है वो 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिंपल सा, यू विल गेट द 100। तो आंसर हम लोग का 100 सेंटीमीटर इसका आ जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है, इजी क्वेश्चन है, इस बिल्कुल भी इसमें हम नहीं कह सकते कि आपको दिक्कत आनी चाहिए किसी भी तरह से। सो बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल। तो ये वाला सवाल देखिए अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट हम ज्यादा नहीं कहेंगे कि डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है, ठीक है ना। आपको सारी चीजें क्लियर, तो आप सवाल क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द थिन लेंस आर इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द टू डिफरेंट पोजीशंस। तो पहली बात तो ये लेंस है हमारे पास, तो अभी हमें ये पता करना पड़ेगा कि लेंस कौन सा होगा। ये आप तभी पता कर सकते हो जब आपको क्लियरिटी हो इमेज कैसी फॉर्म की जा रही है। तो हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम 6 केसेस पढ़ते हैं जहां पे डिफरेंट जगह पर ऑब्जेक्ट रखते हैं और उनकी करस्पॉन्डिंग इमेजेस फॉर्म होती है। कॉनकेव में भी हम लोग 2 केस पढ़ते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग इमेज देखते हैं। तो ये जो केस है, जो लेंस हम इसमें यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, डिमिनिश्ड इमेज ही उसमें बनती है।
बड़ी इमेज कभी भी नहीं बनती है। जबकि कॉन्वेक्स के केस में दो जगह मैग्नीफाइड इमेज बनती है हमारे पास। अब देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिफरेंट पोजीशंस पे, तो अगर आप ध्यान दीजिए, तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने पहले कहाँ पे रखा गया है, 8 पे रखा है, यहाँ पे रखा गया है, तो जो इमेज बन रही होगी, क्योंकि पास में रख रहा है, तो इसका मतलब है कि एक केस ही होगा। तो ये मान लीजिए यहाँ से V1 है कुछ, और ये है 8 सेंटीमीटर, ये पहला केस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है वो बराबर है, ये लिखा हुआ है। सेम ऑब्जेक्ट को हमने 8 पे रखा और 24 पे रखा, दोनों जगह जो इमेज बन रही है वो सेम हाइट की बन रही है, यही तो बोला जा रहा है इसमें, यही तो बात की जा रही है। पढ़ लीजिए अगर फिर से, अगर आपको बात क्लियर नहीं है। द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द थिन लेंस आर इक्वल, इक्वल का मतलब सेम हाइट की मतलब बन रही है, ठीक है ना। दूसरे केस में देखिए क्या होगा, दूसरे वाले केस में क्या होगा कि हमने ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी कि यहाँ पे कहीं रखा है, तो जो इमेज बन रही होगी वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, कुछ इस तरह से बनी होगी, इस तरह से बनी होगी। ये आपने 24 सेंटीमीटर पे रखा है। ये केस तब होता है जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ये वो केस होगा जहां पे फोकस के आगे रखा गया होगा, क्योंकि रियल इमेज सेम साइज की दो जगह नहीं बन सकती, वर्चुअल इमेज सेम साइज की दो अलग अलग पोजीशंस पे नहीं बन सकती। तो ये दोनों केस हैं। अब आप हो गया सॉल्व। अब बताइए, ये वैल्यू हम मान लेते हैं, सपोज करिए V2 है, दूसरे केस में U हमें ये दिया, ये V1 दिया। अब आप बताइए, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, इनका रेशियो तो बराबर ही है ये ऑब्वियसली। तो अगर हम आपसे कहें कि हाइट ऑफ ये वैल्यू जो है वो कैसी है, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इसके लिए अगर हम इसको लिखें तो V1 अपॉन U1 की वैल्यू V2 अपॉन U2 के बराबर होनी चाहिए। इसके लिए जो UV का रेशियो है और इसके लिए जो UV का रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। तो अब आप बता दीजिए, तो ये रेशियो, तो V1 हमने यहाँ पे लिखा है और U1 आप यहाँ पर 8 लिख दीजिए, यहाँ पर आपने V2 लिख दिया, यहाँ पे आप 24 लिख दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो 3 टाइम्स ऑफ V1 की वैल्यू V2 के बराबर होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सपोज करिए V1 को अगर हम x लिख दें, यहाँ से यहाँ तक का V1 को अगर हम x लिख दें, V2 को x लिख लेते हैं, V1, ठीक है ना, ये x लिख देते हैं। V1 को अगर हमने x लिखा हुआ है, तो ये V2 की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं, 3x पुट कर सकते हैं। बताइए, समझ में आ गया, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको अभी। तो हमेशा ऐसे ही करिए कि V2 की वैल्यू को हमने क्या रखा, x, ये x डिस्टेंस है, जैसे 8 लिखा है, ये अननोन x लिख दिया। और V2 कितना हो जाएगा, V2 इसके लिए यूज करा, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर से यानी थिन लेंस है, इसके लेंस से इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ x होगा। अगर ये x है तो ये 3x होगा। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे फोकस वाला, वहां पे भी फॉर्मूला लगा देंगे फोकस वाला। f और x दो ही तो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला और फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। यहाँ पे लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो 1/f इक्वल टू 1/v, v लिख देंगे हम यहाँ पर, कितना इस साइड बन रहा है, तो प्लस x लिख दीजिए। ऑलरेडी आपको साइन के बारे में पता है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, इसीलिए हमने v की जगह x लिख दिया। x कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और x हमें मालूम है कि राइट साइड बन रहा है, तो प्लस रख दिया। माइनस ऑफ -8, तो ये +8 हो जाएगा, ये माइनस के साथ मर्ज हो गया। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन अगर देखें इसके लिए, तो 1/f इक्वल टू 1/v, इसको कितना लिख सकेंगे, देखिए इमेज इस साइड बन रही है, इसी साइड बन रही है, नेगेटिव साइड, तो इसको -3x लिख दीजिए, और ये प्लस, ये माइनस था और ये माइनस आपने 24 लिख दिया। तो ये 1/f इक्वल टू 1/-3x, ये वैल्यू 1/24, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना है फॉर फोकस के लिए। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फोकस फाइंड करना है। हमारा x में कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर कि फोकल लेंथ जो है वो पूछी गई है। अब x को एलिमिनेट कर दीजिए किसी तरह से, माइनस करोगे तो पहले x आएगा, फिर इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो क्या करें, इसको आप इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाली इक्वेशन को, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन को हम लोग क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/f इक्वल टू -x, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कितना हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 आ गया। इस इक्वेशन को हमने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3/f इक्वल टू -1/x, और ये 1/8 आ गया। और ये इक्वेशन ये लिखी हुई है, जो कि यहाँ पे लिख लेते हैं, 1/f
इक्वल टू 1/x प्लस 1/8। कुछ नहीं करिए, ऐड कर दीजिए। ऐड जैसे ही करेंगे माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको ये x नहीं निकालना पड़ेगा। ये वैल्यू ऐड करेंगे तो ये 4/f आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/4। ठीक है ना, ये 2/8 1/4, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो 16 आंसर है इसका, बस यही आंसर है। और आप देख लीजिए 16 ही के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि उस केस में आप देख लीजिए 16 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 आंसर देखिए आ गया। कितना आंसर आ गया, 16। तो देखिए 8 है, ये फोकस यहाँ पे है इसका, 16 यहाँ पर है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया, और ये 16 के पीछे रखा गया, जो हमने आपको बताया था कि अभी ऐसे ही रखा होगा। तो अगर आपको देखिए इसमें वो केसेस पता है, याद रखिए ऑप्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास केसेस हैं लेंस के, मिरर के, वो केस आपके जहन में है पूरी तरह से फिट होने चाहिए, कहाँ क्या क्या है, और ये प्रैक्टिस से आता है। सिर्फ हमने देख लिया उसको वहां पे ड्रॉ कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन था, ये अगर आपको याद है वो केसेस, तो बहुत जल्दी एक्यूरेसी के साथ हो जाता है, गलतियां नहीं होती जनरली। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग इसका देखते हैं। देखते हैं बच्चों, ये वाला सवाल प्रिज्म का क्वेश्चन है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ कनेक्टेड। अ प्रिज्म ऑफ एंगल 75 डिग्री यानी ए दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इज कोटेड विद अ थिन फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ओनली एट द बैक एक्सिस सरफेस, सो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द बैक एक्सिस सरफेस द इंसिडेंट बन। अब देखिए जो क्वेश्चन थोड़े से जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि या मतलब कैसे सॉल्व करना है। इक्वल वाले क्वेश्चंस में तो हम लोग इक्वल करके चलते हैं और काम हो जाता है। तो जरा हम आपको यहाँ पे बताएंगे कैसे इस चीज को से देखना है आपको, और इसको लॉजिकली कैसे समझने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। तो पहले तो ये हमें क्या दिया है यहाँ पे, एक हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल बना ले, है ना। एक ट्रायंगल बनाना जरूरी है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। अब आप देखिए यहाँ पर कि कोई एक रे हमारे पास यहाँ से आ रही है, कोई एक लाइन हम बनाते हैं यहाँ से ऐसे, है ना, कोई एक रे ऐसे आ रही है हमारे पास। ठीक है, और इस पे जो है वो ग्रेस करेगी, यहाँ पर जो है वो ग्रेस कर रही है, यहाँ पर ये रे जो है ये ग्रेस कर रही है। ग्रेस मतलब ये बैक सरफेस है, इसी को कह रहे हैं बैक सरफेस। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, और ये जो है बैक सरफेस, ये वाली जो सरफेस है दूसरी वाली, ये हमारे पास, इसी को बैक सरफेस वो कह रहे हैं। और ये रे जो है, इस पे जब लाइट इंसिडेंट होती होगी, इस पे जब ये लाइट कोई इंसिडेंट हुई होगी, इस पे लाइट जब कोई इंसिडेंट हुई होगी, तो ये यहाँ से जो है क्या होगा। अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, एक नॉर्मल हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, एक नॉर्मल यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, ठीक है। अब देखिए ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये R2 है और ये R1 है, ये एंगल A है जो कि 75 डिग्री गिवन है ना। थोड़ा सा हम आपसे पहले लॉजिक के हिसाब से बात करते हैं, फिर बताइएगा। आप बताइए कि R1 प्लस R2 की वैल्यू किसके बराबर है, 75 के बराबर। और ये जो R2 है ये क्रिटिकल एंगल है, ये क्या है, क्रिटिकल एंगल, यानी इस पर्टिकुलर एंगल से जब भी ज्यादा एंगल के साथ रे फॉल करेगी, तो ये वैल्यू जो है, ये लाइट जो है इस पे ग्रेस करेगी या फिर रिफ्लेक्ट बाउंस कर जाएगी। ये तो मतलब हुआ। तो R2 की ये कैसी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है ग्रेस करने के लिए। इससे ज्यादा इसकी वैल्यू हो सकती है, R2 से कम नहीं हो सकती। बताइए, समझ में आ रहा है। R2 की वैल्यू जो है, जो हमारे पास यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है, इससे ज्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। तो अगर इन दोनों का सम ऐसा है, तो R1 की वैल्यू जो है, वो ये जो वैल्यू आएगी इससे कैसी होनी चाहिए, 75 माइनस R2 से कम होनी चाहिए। बताइए होगी कि नहीं होगी, बताइए। 75 माइनस R2 कर दिया, तो R1 की वैल्यू अगर कम हो रही है, बताइए R1 की वैल्यू अगर कम हो रही है, तो R2 की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों का सम तो कांस्टेंट है। अगर R1 की वैल्यू को आप ज्यादा कर रहे हो, R1 की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो R2 की वैल्यू कम होगी, और कम अगर होगी तो ये रे बाहर चली जाएगी। ठीक है ना। तो R2 R1 की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, जितना कम रख सकते हैं उतना सही रहेगा, ताकि ये रिफ्लेक्शन हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई इनइक्वालिटी की। तो R1 की वैल्यू जब इससे कम होगी, तो TIR वाली कंडीशन हमेशा पॉसिबल है, और इक्वालिटी तब होल्ड होगी जब ये ग्रेस करेगी, बस इतना मतलब है। एक चीज समझ में आ गई आपको यहाँ से। अब हमें बस इस थोड़ा ध्यान रख के सॉल्व कर लेना है। तो पहले हम लोग लगाएं कहाँ पे, स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा।
तो ये वैल्यू कितनी है, √3 दिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बाहर वाले का थिन फिल्म लगी है, यहाँ पर एक फिल्म लगी हुई है, ठीक है ना, एक फिल्म इन्होंने पतली सी लगा रखी है जहां पर ये हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो फिल्म है उसका जो वैल्यू है वो है 1.5, ठीक है ना। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे बैक सरफेस पे, तो μ1 sin I1 इक्वल टू μ2 sin I2, है ना, I2 को I1 I2 कहेंगे, तो μ1 कितना है √3 sin I कितना है R2 लिख लेते हैं फिलहाल हम लोग, R2 इक्वल टू कितना हो गया ये 3/2, 1.5 को ये लिख सकते हैं, और ये ग्रेस कर रहा है तो यहाँ पे 90 लिख देते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो sin R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी, इट इज √3/2। √3/2 कब होती है, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। R2 हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो ये टोटल इंटरनल की कंडीशन क्या हो गई, अगर आपसे कहा जाए किस एंगल से यहाँ पे फॉल करे कि ये लाइट बाहर ना जाए, तो R2 ग्रेटर देन 60 होना चाहिए, जो भी हमने आपको बताया। जब भी ये 60 डिग्री या 60 डिग्री से ज्यादा होगा, लाइट हमेशा अंदर की तरफ आएगी, बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो अब R1 कितना होना चाहिए, R1 इससे कम होना चाहिए। तो अब आप हमें जरा बताइए कि इस पॉइंट पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ, क्योंकि आपको तो फिलहाल I बताना है, ठीक है ना। तो R1 कितना हो जाएगा, इक्वालिटी के हिसाब से कितना हो जाएगा, 75 माइनस R2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 75 माइनस 16 यू विल गेट 15 डिग्री। तो एट फ्रंट सरफेस पे हम लोग अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ये इधर, तो μ1 लिख देते हैं, डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, देखिए μ1 sin I इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 sin 15 डिग्री, ये तो लिखेंगे, ये 15 डिग्री तो आ रहा है R1 की वैल्यू, सॉल्व कर ली। sin 15 डिग्री की वैल्यू बच्चों दी हुई है 0.25, अब √3 की वैल्यू 1.7 जो भी होती है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0.43 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 0.43। तो ये वैल्यू आ गई sin I की, इसका मतलब है I की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 डिग्री आ गई, कितना आ गया 25 डिग्री आ गया, कितना आ गया 25 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गई 25 डिग्री, ये वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री। तो बताइए अगर I की वैल्यू कम हो रही है तभी R की वैल्यू भी कम होगी, R1 की वैल्यू कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए 25 डिग्री से कम अगर होगा तो ये R1 भी कम हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इधर I की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उधर R की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, I शुड बी लेस देन 25 डिग्री, तो 25 डिग्री से कम होना चाहिए, और 25 डिग्री अगर एग्जैक्टली है तो ग्रेस कर जाएगा। I1 की वैल्यू अगर 25 डिग्री से कम है तो ये वैल्यू भी कम हो जाएगी, ये वैल्यू किसके ज्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू 60 से ज्यादा हो जाएगी, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस अकर हो जाएगी। तो फिलहाल ये 25 से कम होनी चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, तो गलत तो देखिए सेकंड दिख रहा है कि भाई ये ग्रेटर देन 25 पॉसिबल नहीं है, 15 डिग्री पॉसिबल है, और बिटवीन 15 एंड 20 भी पॉसिबल है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। तो इसमें क्या है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा, सॉरी लास्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि 1 और 3 भी करेक्ट है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो ये हमारे पास बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो जब भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा उसमें आपको चैलेंज लगता है कि इधर की इनइक्वालिटी है कि उधर की इनइक्वालिटी है, तो थोड़ा पेशेंसफुली करें, लॉजिकली उसको करने की कोशिश करें, ये धीरे धीरे डेवलप हो जाती है क्वेश्चंस लगा लगा के। तो चलिए फिलहाल करते हैं इसको हम लोग। तो बच्चों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, और 5% P1 P2 P3 P4 P5 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, इसमें करना तो कुछ खास नहीं है वैसे, लेकिन कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा इसमें, और फिर उसके बाद ये हो पाएगा। तो 5 लोग हैं जिन्होंने एक रीडिंग ली है अलग अलग, है ना, और उन्होंने U और V, तो ये करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनरी, ये जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग 25 96 जो है ये ऑर्डर में है, पहला वाला U है, दूसरा वाला V है, यानी 25 U ऑब्जेक्ट है, 96 उसको इमेज भी दिखी, ठीक है ना। यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस यूज करा है, जिसका पावर हमें ऑलरेडी पता है 5 डायोप्टर है। तो अगर पावर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, जो पावर को अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/f इक्वल टू P हो जाता है, P लेकिन डायोप्टर में होता है। तो अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो ये 1/p, और ये हो गया प्लस डायोप्टर, ये मल्टीप्लाइड बाय आपने 100 कर दिया, यू विल गेट 20 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में फोकल लेंथ आ गई प्लस 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ तो हमने आराम से निकाल ली। अब आप बताइए कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस का फॉर्मूला होता है। अब u तो हर एक में आपको नेगेटिव ही रखा जाता है, u की वैल्यू तो हमेशा माइनस में ही हम रखते हैं, तो u की वैल्यू आप हमेशा माइनस में ही रखोगे। तो इसको मैग्नीट्यूड में हम चेंज कर लें, तो ये तो f हो गया,
अब आप ये वैल्यू पुट करोगे 1/v प्लस 1/u। अब आपको साइन का ध्यान नहीं रखना है, केवल वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि u इज ऑलवेज केप्ट इन नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो 1/f ये 20 आ गया, ये रखना है आपको 1/v प्लस 1/u। पहले वाले केस में u आप कितना रखोगे 25। अब आप यहां से v निकालोगे तो ये v की वैल्यू जो है ये 96 के आसपास आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। या फिर आप ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर हम क्या करें 96 ही पुट कर दें और इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं कि 1/20 आता है कि नहीं आता है। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी वेरीफाई करने के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं। तो आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू लगभग 20 के पास आ जाती है। अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो तो 20 के आसपास आती है, तो ये करेक्ट है। इसी तरह से आप दूसरे के लिए पुट करोगे, फिर आप पुट करोगे कितना 1/30 प्लस 1/62, तो ये भी लगभग 1/20 के आसपास आ जाती है, ठीक है ना। फिर ये थर्ड वाली जब आप चेक करेंगे तब नहीं आएगी, फिर ये बाकी की दोनों भी लगभग आ जाती हैं। बस इसमें कैलकुलेशन ही है, बस आपको वैल्यूज चेक करनी है जैसे हम बता रहे हैं आपको। तो जब आप चेक करोगे तो ये थर्ड वाला जो है, ये वाला ऑप्शन 35 और 37 वाला मैच नहीं करता है। तो कौन सी रीडिंग हमारे पास गलत है? रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P3 पर्सन इज इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन आ जाता है, आप करके देख लेना, आपको मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एरर आ जाता है, मतलब इसमें ज्यादा जो है दूर आती है रीडिंग, और इन सब में बाकी में लगभग 1/20 के क्लोज आती है। तो कैलकुलेशन का पार्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी से करके देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। फॉर अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल के बराबर है। तो बताइए फॉर्मूला क्या था, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू होती थी साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, फॉर्मूला लगाना है हम लोग को यहाँ पे फिलहाल, और ये होती थी साइन a/2। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें फाइंड करना है तो ये एंगल ऑफ ए जो था वो एंगल ऑफ प्रिज्म था, ये डेल्टा मिनिमम जो था वो मिनिमम डेविएशन का केस था। जब मिनिमम डेविएशन के केस में जो प्रिज्म के अंदर रे होती है वो बेस ऑफ द प्रिज्म के बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बस हमें यूज करना है। वो ये कह रहे हैं, कंडीशन क्या दी है, जो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। द मिनिमम डैश द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये लिखा हुआ है, इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब ए के वैल्यू, जो प्रिज्म एंगल होता है उसी को ये एंगल कहते हैं। बस ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ए प्लस ए 2a/2, तो साइन ए आ गया, नीचे कितना आ गया, साइन a/2 आ गया, ठीक है ना, ये एन आ गया। फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन a/2 कॉस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2, तो ये a/2 से a/2 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया n इक्वल टू 2 कॉस a/2। अब कॉस की वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही हो सकती है, तो जो n की वैल्यू है वो 2 हो सकती है, 2 से हमेशा कम ही होगी, 2 से हमेशा कम ही होनी चाहिए। तो 2 से कम होगी हमेशा, ठीक है ना। तो n कैसा है, लेस देन 2 होना चाहिए। पहली बात तो कंडीशन ये आ गई, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में आएगी, तो मैक्सिमम इसकी कितनी वैल्यू हो सकती है 2, तो n की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 से कम होना चाहिए। तो देखिए ये भी 2 से ज्यादा है और ये 2 से ज्यादा है, ये दोनों ही गलत हो गए। 2√2 इज ग्रेटर देन 2 एंड द n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो एक इनइक्वालिटी के लिए हिसाब से वो नहीं चलेगा। अब आता है कि भाई पहला और तीसरे में कौन सा सही होगा। अब देखिए हम लोग जो प्रिज्म यूज करते हैं ज्यादातर वो फिजिकल प्रिज्म होता है, जिसमें a की वैल्यू जो होती है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो 90 डिग्री तक ज्यादा होता है। तो a की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, a की वैल्यू अगर 90 डिग्री जो हम लोग यूज करते हैं प्रिज्म, जनरली ऐसे प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं, फिजिकल प्रिज्म 90 डिग्री, a की वैल्यू 90 डिग्री है तो 90 तो 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना, मैक्सिमम 90 तक 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में 1/√2 हो जाएगा। तो अगर हम ये लिखें तो n इक्वल टू 2 cos 45, तो 1/√2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो √2 जो है वो हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे और क्या रखोगे, 90 से ज्यादा हो नहीं रहा है तो 90 तक ही हो रहा है, तो यही इसकी क्या होगी, क्योंकि cos की जितनी ज्यादा वैल्यू आप पुट करोगे cos उतना कम हो जाता है, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैक्सिमम जब आपने रखा है तो इसकी छोटी से छोटी वैल्यू वो आएगी जो कि √2 आ रही है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा सही हो गया, अब थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, √2 और 2 के बीच में आएगी। तो इस तरह से बच्चों अलग क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चंस ये आए थे रे ऑप्टिक्स के, लगभग हम लोग ने सभी डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन जो है वो एंटी ने ड्रॉप भी कर दिया था, तो वो यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करा, उसमें कुछ दूसरी तरह की प्रॉब्लम थी तो वो ड्रॉप कर दिया गया था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसमें और प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट अप्रैल अटेम्प्ट से पहले जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इसको अच्छे से थॉरली पढ़ लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे या इससे थोड़ा सा अपर लेवल पर आएंगे,
लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो अपर लेवल पे आता है या इससे इसके बराबर आता है, इससे कम आता है, आप हमेशा कर लोगे। ठीक है ना? तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है, जितने क्वेश्चंस हम लोग ने करे हैं उसको कर लीजिए। रे ऑप्टिक्स में स्टूडेंट सोचते हैं कि वो थोड़े कंफर्टेबल हैं, लेकिन पेपर के टाइम पर ये रे ऑप्टिक्स वाले टॉपिक उनका टाइम किल कर देते हैं। जल्दी क्वेश्चन नहीं हो पाते, टाइम लग जाता है और एक्यूरेसी की भी दिक्कत रहती है। तो वो प्रैक्टिस करोगे तभी पेपर में टाइमली परफॉर्म कर पाओगे। हमारे लिए टाइम जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज इतने ही करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड